वहीं पर 2 पॉइंट की फॉर्म में लिखे हो ना, बाय प्रोडक्ट। अच्छा, ये कहानियाँ वानियाँ सारी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, थियरी वाले जब क्लासेस लेंगे, ठीक है। आपको एक बार प्रैक्टिकल अच्छा ये मैं आपको लिख के दे दूँ, लिखवा लो मुझसे। हर चैप्टर में जो थियरी है वो सारी मिला मिलू के कितने नंबर की आती है? 5 नंबर की। फर्स्ट चैप्टर में से जो आती है वो आती है, उसमें से तो उसको तो रटना है अच्छे से, ठीक है। और इनको मैं सिर्फ क्या करूँगा, लास्ट में तुम्हें रीड करवा दूंगा, क्योंकि पेपर वैसे भी कितने का आता है? 120 नंबर का। तुम्हें चॉइस आती है, पेपर वैसे भी कितने का आता है? 120 का। तो सर हम तो फिर फर्स्ट भी छोड़ दें? नहीं, फर्स्ट वाला पहला देता है और कंपलसरी देता है। फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरी है ना, वो किस क्वेश्चन में देता है? फर्स्ट क्वेश्चन में। और क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। उसके बाद में क्या बोलता है? बाकी 5 में से 4 कर लो, ठीक है। तो वो चॉइस फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी करनी ही पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो चॉइस में से भी नहीं हट सकती। लेकिन बाकी जितने भी फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप और इन सब में मिला मिलू के 4-5 की थ्योरी आती है। अब 4-5 की थ्योरी के लिए तुम हर चैप्टर के क्या है, इतने सारे पेजेस पढ़ो, और ना भी पढ़ो तो भी बाय प्रोडक्ट के बारे में हमारा डिस्कशन किया होता है, तो भी तुम कुछ लिख पाओगे। और मैं तो कहता हूँ कि वो वैसे ही हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? चॉइस में ही हट जाएगी, वो वैसे चॉइस में से ही तुम्हारी निकल जाएगी। तो आप 5 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए इतनी सारी थ्योरी पढ़ेंगे, बजाय इसके ये सारी थ्योरी किसकी पढ़ लो? लॉ की पढ़ लो, इकोनॉमिक्स की पढ़ लो, तो तुम्हारे 5-4 के बजाय कितने बढ़ेंगे? बहुत ज़्यादा मार्क्स। छोड़ूंगा नहीं मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? एग्ज़ाम वाले टाइम तक याद नहीं रहती है। इसलिए मैं पढ़ाऊँगा कब? एंड में। इस समय जो टिपिकल थ्योरी है इन चैप्टर्स में, वो कब पढ़ाऊंगा? एंड में। और लास्ट में वो करेंगे, और वो तो करेंगे ही करेंगे। फर्स्ट चैप्टर तो याद ही करेंगे हम यहीं पर ही, ठीक है। और ये मैं आपको क्या करूँगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा, मतलब बता दूंगा, याद आपको घर पर बैठ कर करनी होगी। लेकिन फर्स्ट चैप्टर आप मेरे साथ याद करेंगे, क्योंकि उसमें से आता है। हाँ, बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट क्या है? नीचे एग्जाम्पल देखो, मोलासिस इज अ बाय प्रोडक्ट इन अ शुगर मैन्युफैक्चरिंग। शुगर, जब आप शुगर की क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मोलासिस टाइप की एक चीज़ बनती है जो रजनीगंधा जैसे लोग खरीदते हैं, जो समझ लो कि उनके कत्थे वत्थे बनाने में काम आती है, ठीक है। तो उस मोलासिस क्या है? बाय प्रोडक्ट है किसका? शुगर फैक्ट्री का। दूसरा इसने भी क्या लिखा हुआ है? बटर मिल्क है। हर जगह ही होती है, हर जगह ही क्या होती है? कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट अराइज होते ही होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें अगर स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट में क्या होता है डिफरेंस, हालांकि इन दोनों की वजह से मेरे को कुछ पैसे आ जाएंगे, तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो। अब ये मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहा हूँ। स्क्रैप तो बिल्कुल क्या होता है? रद्दी, वेस्टेज ही। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्या बनाना है, कोई कपड़ा बनाना है, ठीक है, ये शर्ट स्टिच करनी है। इसकी जब कटिंग होगी तो कुछ ना कुछ क्या होगा? कपड़ा, जिसको तुम, अब हम तो घर पे कातर बोल देते हैं, क्या बोलते हो? जैसे कटिंग करते हैं लीरा या कुछ भी XYZ, मेरे को अंग्रेजी नाम नहीं आ रहा, जो भी कुछ ना कुछ क्या होगा? बचेगा ना। वही कटिंग करेंगे तो साइड में बाजू काट रहा है तो थोड़ा बहुत बचेगा। अब वो उसको किसको दे आते हैं? गद्दे वाली कंपनियों को और उनको, कि तुम इसमें वो अंदर भर लेना। घटिया क्वालिटी के जो गद्दे होते हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें भर दी जाती। लेकिन वो स्क्रैप है, वो कोई यूज़फुल चीज़ थोड़ी थी, वो तो उसने कचरे के भाव बेच। या दूध भी बना रहा हूँ, मान लो मैं दूध से क्या बना रहा हूँ? मक्खन बना रहा हूँ। और मैं दूध कौन सा लेकर के आया? पाउच वाला। समझ लो मैंने किससे नहीं खरीदा, सीधा गाय से दूध, मतलब गाय वालों से नहीं खरीदा, पाउच वाला खरीदा। अब वो पाउच लास्ट में कबाड़ के हिसाब से बेच दिए। बना मैं बटर रहा हूँ, लेकिन क्या है वो पाउच? क्या है वो? स्क्रैप है। तो स्क्रैप का मतलब यूज़फुल नहीं है, वो वेस्ट की तरह से बेच रहे हैं। और बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक यूज़फुल प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन दोनों से ही मेरी तो कॉस्ट क्या हो जाती है? कम। तो इसको बताओ, अब आप खुद बताओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में किस तरफ लिखूँ मैं? 2 में या बाय में? बाय में, क्योंकि इधर मैंने सारे खर्चे लिख रखे हैं, अगर कुछ कवर हो गया तो इधर आ जाएगा। अब ये किस पर आएगा? रियलाइजेबल वैल्यू पर। ये किस पर आएगा? हमेशा रियलाइजेबल, क्योंकि कॉस्ट आपको थोड़ी पता है। कॉस्ट तो आप जो लिख रहे हो वो किसकी निकल रही है? बटर की निकल रही है या बटर मिल्क की? अब बटर के लिए मैंने खर्चे किए 5 लाख, बटर मिल्क बन गई मेरे पास 20,000 की। तो 20,000 बटर मिल्क की कॉस्ट मुझे नहीं पता। कॉस्ट तो मैं किसकी मान रहा हूँ? सारी की सारी। ये सारे खर्चे किसके लिए लगे माने मैंने? भाई बटर मिल्क इन्हीं में से निकल गई, तो मैं इधर 20,000 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ ये रूल नहीं बन सकता कॉस्ट और मार्केट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू का लोअर। कॉस्ट पता ही नहीं है आपको बटर मिल्क की। जो भी खर्चा लगा वो किसके लिए लगा हुआ माना जाएगा? बटर के लिए। तो बटर के सारे खर्चे। अब उसमें से कुछ रिकवरी आ गई। रिकवरी क्या आई? रियलाइजेबल वैल्यू। उसकी अलग से कॉस्ट थोड़ी पता है हमें, समझ रहे हो ना? तो वो सिर्फ यहाँ पर किससे आएगा? अगर बेच ही दिया तो सेल प्राइस आ जाएगा, नहीं बिका तो उसकी क्या लिख दोगे? सेलेबल वैल्यू, जिसको रियलाइजेबल वैल्यू लिख देते हैं। कि 5 लाख लगे, 20,000 का क्या आ गया?
स्क्रैप से आ गया या नहीं आया, तो वो स्क्रैप कितने का पड़ा है हमारे पास, 20,000 का स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट पड़ा है, जिससे मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। नहीं भी बिका तो किससे आएगा, रियलाइजेबल वैल्यू से। बिक गया तो उसका सेल प्राइस आई जाएगा, फिर तो रियलाइज्ड ही हो गया, रियलाइजेबल क्या, समझ रहे हो क्या। लेकिन आप इसको कहो कि ये कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पर आता है, नहीं, ये सिर्फ किस पर आता है, एनआरवी। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट क्या हो गया, नेट का मतलब ये हो गया कि 20,000 में ये छाछ बिकेगी, लेकिन जहाँ बेचने जाना है वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे 2,000 रुपये का क्या लग जाएगा, कोई एक्सपेंस लग जाएगा, तो नेट मुझे कितना मिलेगा, 18,000। पक्का। तो इधर क्या आएगा, ये हमेशा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब तो ये काम का नहीं है ये क्वेश्चन, मैं इतना डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि पहले सीपीटी पढ़ाते थे, और सीपीटी में क्या आते थे, चॉइस आती थी, 4 ऑप्शन आते थे, ठीक है, जैसे तुम्हारे मैथ्स और इको के होते हैं, तो उसमें वो पूछ लेता था बाय प्रोडक्ट किस पर वैल्यू होता है। पहला ही ऑप्शन क्या देता था, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू का लोअर, तो बच्चों को क्या याद रहता है, यही याद रहता है। जबकि चौथा ऑप्शन क्या देता था, रियलाइजेबल वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो चौथा ऑप्शन उसका क्या होता था, सही होता था। क्योंकि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लोअर पर इन्वेंट्री या स्टॉक वैल्यू होते हैं, बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप सिर्फ किस पर आएंगे, हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू, बिकॉज वी डू नॉट नो द कॉस्ट ऑफ दिस बाय प्रोडक्ट। कॉस्ट तो किसकी है, बटर की है, ना कि बटर मिल्क। श्योर, पक्का। चलो, वैसे तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन एक करवा देता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पर आओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री। मिस्टर विमल क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस सोप्स, जो क्या बनाते हैं, साबुन। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ओपनिंग WIP कहाँ आएगा, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP कहाँ पर आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओपनिंग डेबिट में आएगा और क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा। यूनिट्स की वैसे तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, अब इसने दी है तो देखते हैं क्या है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कभी भी हम अकाउंट्स में यूनिट वाइज डेटा नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ क्या लिखते हैं, अमाउंट। जैसे आपने 10 चेयर खरीदी तो चेयर टू कैश, एक चेयर 500 की थी, एंट्री कितने से करोगे, 5,000 से। आपको 10 चेयर थोड़ी लिखते हो आप, ठीक है, नरेशन में भले ही लिख लो, तो हम यूनिट्स की अकाउंटिंग नहीं करते। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 170, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 190, परचेजेस 820। परचेज किसकी होगी बताओ, रॉ मटेरियल की होगी, ऑब्वियस सी बात। हायर चार्ज ऑफ मशीन 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। अब ये इसलिए दे रहा है यूनिट्स, समझ रहे हो कि हायर चार्जेस पर नहीं दे रहा, टोटल मतलब ना दे के क्या बता रहा है, 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। कहाँ पर आएगा, जितना भी आएगा कहाँ पर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री 2,20,000, ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट द रेट ऑफ 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। डायरेक्ट वेजेस का क्या कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, अगर आपने पूरी बना दी तो हम आपको कितना दे देंगे, 0.8, जितनी यूनिट्स पूरी होगी, प्लस ओपनिंग वाले का कुछ नहीं देंगे, क्लोजिंग वाले का कितना दे देंगे, 0.4। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 180, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने की है, 5 lakhs। अब फटाफट से है ना, मैं आपको ऐसे रफ करके दिखा देता हूँ, बाद में आंसर से बता दूंगा प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। फटाफट से बताओ मुझे, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखूँ मैं, ओपनिंग स्टॉक WIP कितने का, 16,000। उसके बाद क्लोजिंग 20,000। उसके बाद रॉ मटेरियल कंजम्पशन बता दो सीधा, 170 प्लस परचेज 820 माइनस 190, 8 लाख आ जाएगा। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नेट करा करो, 170 प्लस 820 माइनस 190, तो इन दोनों को नेट करा करो हमेशा, ओपनिंग और क्लोजिंग को, जिससे 20,000 बच गया, 820 में से काट दे, तुम इसको जोड़ने लग जाते हो, ठीक है। तो कितना आ गया, 8 लाख। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितने का आ गया, 8 लाख। उसके बाद हायर चार्जेस ऑफ मशीन 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, जानबूझ के बिल्कुल लास्ट में यूनिट प्रोड्यूस्ड दे रखी है। हायर चार्ज ऑफ मशीन कितने का आ गया, 3 लाख, 5 लाख का 0.6, ठीक है। अब हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री कितने का है, 2,20,000, ये तो साफ साफ ही दे दिया।
हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री। एक बार मैं लिख रहा हूँ खर्चे, आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी समझाता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कितने की आएगी, डायरेक्ट वेजेस कितने की है, कहाँ गया, 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो 5 lakhs का 0.8 कितना हो गया, 4 लाख। उसके बाद 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, ऊपर ऊपर देखो जहाँ क्लोजिंग WIP लिखा है उसके ब्रैकेट में 12,000 यूनिट दे रखी है, तो 12,000 इंटू 0.4, तो ये कितना हो गया, 4,04,800। ठीक है, 4 लाख तो ऊपर वाला हो गया, 4800 आ गया। रिपेयर मेंटेनेंस कितने का आ गया, 180। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने का आ गया, 180। अब इसके बैलेंस से क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब एक बार मेरे साथ आंसर देखो, एक बार मेरे साथ आंसर देखो। ओपनिंग WIP, अब इसने यूनिट का कॉलम बना दिया, तो बनाना तो जरूरी नहीं होता, लेकिन जीजा जी की बात को हम टालेंगे नहीं, बना दिया 10,000 लिख दिया। अब ठीक है, कितना आ गया, 16,000 अमाउंट में आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, क्या क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं मैं तो डायरेक्ट वेजेस ऊपर आ रही थी क्या भाई, हम तो लाइन से चलते गए, तो कौन सा आया था, हायर चार्ज ऑफ मशीन पहले आया था, लेकिन ऑर्डर ऐसे ही रखना, पहले वेजेस, फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि वेजेस एक बड़ा खर्चा होता है। अब पहले डायरेक्ट में भी पहले रॉ मटेरियल, फिर वेजेस, ठीक है, फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, इसलिए आंसर पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, कर लोगे ना, ये तो प्रेजेंटेशन का इशू है, कोई कॉन्सेप्चुअल बात थोड़ी है, बस प्रेजेंट इसको पहले करना। डायरेक्ट वेजेस के बाद नेक्स्ट पेज पर देखो, पहले क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। हायर चार्ज ऑफ मशीन डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि पर यूनिट है। उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। शेड कहाँ से आया, क्वेश्चन में शेड था ही नहीं, आंसर में है शेड। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि इसको भी रट लो कि शेड लिख के आएंगे, ऊपर फैक्ट्री लिखा है, ये तो मिसप्रिंट ही है इनकी कोई। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है, तो आप किसकी प्रेजेंटेशन उठाएं, इंस्टीट्यूट की। अब क्वेश्चन में फैक्ट्री लिखा हुआ है क्या, हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री लिखा हुआ है या फैक्ट्री शेड लिखा हुआ है, अब वहाँ फैक्ट्री शेड लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, उसके बाद में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो इनडायरेक्ट सारे के सारे एक साथ, डायरेक्ट एक साथ। डायरेक्ट में भी ऑर्डर क्या रहेगा, मटेरियल और लेबर। वर्किंग नोट ऐसे बना देना जो मैंने इसके अंदर ही अंदर कर दिया। ठीक है, कर लोगे। ये जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको नेट करके लिखना जरूरी पड़ती है, मतलब ये नेट करके लिखना ना, हाँ, उसको नेट करके लिखना जरूरी पड़ती है। यहाँ पे जैसे एक्सपेंस ओपनिंग लिखो, नहीं ऐसे मत करना प्लीज़, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल, हाँ, तभी तो मैं पहले बोल। तो अब आप इसके दो ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, ये तो तुम कर लोगे। अब किस पर आओगे, ये टेस्ट और नॉलेज में MCQs मत करा करो, इसमें बहुत सारे थियरीज के क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में करवाता हूँ। ठीक है, और वैसे भी नहीं आते अब आजकल MCQs। उसके बाद में क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना, मिस्टर पंकज रंसा फैक्ट्री, मिल गया क्या, ये तुमसे आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है, बाय प्रोडक्ट हो रहा है, तो वो बाय साइड में लिख देना। सेकंड ट्राई करना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं करवा दूंगा। सेकंड वाला कौन सा, फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस शिवी, सॉरी। तो सेकंड आप ट्राई करना, हो जाए ना तो चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, कुल मिला के सारे क्वेश्चन ही आपको करने हैं। अब रॉयल्टी क्या होता है ये बता दो, मैंने जो क्वेश्चन दिया होमवर्क उसमें बड़ी यूज। देखो मैं एक बात सुनो, अब जैसे हीरो और होंडा अलग हुए, पता है तुम्हें, पहले साथ में थे, तो अब होंडा जब अलग हो गया तो होंडा जापानीज कंपनी है, टेक्नोलॉजी है उसके पास, और उसके पास पेटेंट है कि इस टेक्नोलॉजी से बाइक तो मैं ही बनाऊंगा। तो अब हीरो उसको आगे क्या देता है, रॉयल्टी देता है। पहले तो साथ में ही थे, कोई झगड़ा था ही नहीं, अब अलग हो गए तो हीरो उसको क्या देता है, रॉयल्टी। जैसे टाटा ने कितने रुपए की कार बनाई, 1 लाख, बस 50 लाख वाली भी कारें बनाई है उसने, लेकिन तुम्हें नैनो ही आती है। तो टाटा ने लाख रुपए में क्या बनाई, नैनो बनाई। अब कोई और नहीं बना सकता क्या उसको,
सबसे पहले उस कार को किसने खरीदा होगा? मारुति 800 वालों ने, कि इतनी सस्ती कैसे बना दी। आज तक सबसे सस्ती किसकी थी? हमारी। और उन्होंने पक्का देख के सीख लिया होगा ऐसे बनती है, लेकिन वो बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस तरीके से बनाओगे तो हमारे से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, हमने करोड़ों रुपये लगाकर क्या करी? सस्ते तरीके से कार बनानी सीखी। अब मारुति कहती है कि मेरी सैलरी कम होगी, तो वो मारुति किसके पास जाती है? टाटा के पास, कि मुझे ये कार बनाने दो, ये टेक्नोलॉजी मुझे दो। तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी। ये तो टाटा का हो गया, टाटा बेचेगा नहीं। लेकिन जनरली कौन बेचते हैं? जैसे अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, तो किसी भी कंपनी ने क्या, किसी साइंटिस्ट ने या किसी ने बना लिया तरीका, तो दवाई कौन बनाएंगे? सिप्ला जैसी कंपनी, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी, रेनबेक्सी, ये लोग। और बनाया मैंने है, अब मैं क्यों नहीं बना सकता खुद से? सोचा मैंने, लेकिन मेरे पास इतना लार्ज पैसा नहीं है कि मैं फैक्ट्री डाल लूँ। तो मेरे पास कौन आएगी? मेडिसिन वाली कंपनी, जिसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज बोला जाता है, वो आएंगे और क्या बोलेंगे? आप हमसे रॉयल्टी ले लो, आपकी जो भी क्या आपने पेटेंट रजिस्टर करवाया, और उसके दवाइयाँ हम क्या बनाएंगे। और मेरे को बेचना पड़ता है। क्यों बेचना पड़ता है? एक तो रेट अच्छा मिल रहा है मुझे रॉयल्टी का, और दूसरा क्या होता है, मैं खुद चाहकर फैक्ट्री डाल ही नहीं सकता कि पूरे हिंदुस्तान में, या ये तो पूरे वर्ल्ड में बिकेगी। तो इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? पैसे। तो साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं? रिसर्च कर लेते हैं, फिर उस टेक्नोलॉजी को बेच देते हैं। जैसे मैंने टच स्क्रीन, मान लो अभी टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है, मैंने मोबाइल पे रिसर्च करी, मैंने रिसर्च कर आके सोच लिया। ऐसा नहीं है कंपनीज वाले नहीं करते, कंपनी वाले भी अपने साइंटिस्ट रखकर रिसर्च करवाते रहते हैं, लेकिन उनसे नहीं हुई, किसी दूसरे ने कर ली, तो कंपनीज उनके पास आती है और बोलती है कि क्या है, तुम हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो, हम तुम्हें क्या देते रहेंगे? रॉयल्टी देते रहेंगे। और ये क्या होता है? प्रोडक्शन एक्सपेंस कंपनी के लिए, क्योंकि वो बनाने के लिए ही लग रहा है। तो ये किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग। पक्का हम ये मानकर चलेंगे कि बनाने वाली रॉयल्टी है। बाकी चीज़ों के लिए भी हो सकता है, मार्केटिंग के लिए भी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं लिखा होगा तो इसको किस में डालोगे? मैन्युफैक्चरिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।